हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैश कोर्स एजुकेशन। दिस इज अमित परमार। तो स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था माउंट एवरेस्ट और हिमालय, तो आज जो सेंटर इंडिया की जो छोटे मोटे पर्वत हैं जैसे अरावली तो काफी बड़ा पर्वत है, और विंध्याचल, मैकाल श्रेणी, ये आज पढ़ेंगे उनकी बेसिक नॉलेज, बेसिक जानकारी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। जैसे मैंने बताया था तो थोड़ा मैप बना के आपको थोड़ा बता देता हूं मैं। ये ऐसा ही बना दिया है मैंने थोड़ा बताने के लिए। ये नीचे साउथ है, दिख नहीं रहा होगा शायद। ये मेन चीज ये है ऊपर की जहां मैंने बताई थी, ऐसे करेंगे। तो जैसे यहाँ लद्दाख है, लद्दाख, इधर जम्मू कश्मीर है। तो जैसे मैंने हिमालय बताया था आपको, हिमालय कहां से कहां तक देखा था, ये आपने हिमालय देखा था, ये हिमालय श्रेणी, यहाँ हिमालय श्रेणी देखी थी आपने। तो यहाँ हिमालय श्रेणी थी, ये कहाँ आता है, नॉर्थ में। नॉर्थ की अपन ने सब श्रेणी पढ़ ली थी हमने। ये हिमालय में जितनी श्रेणियां आती हैं, सब श्रेणी कितने पार्ट थे, प्रादेशिक पार्ट थे, वो सब पढ़ लिए थे। अब ऊपर का नॉर्थ का अब नीचे आते जाएंगे और नीचे की पहाड़ी पढ़ते जाएंगे। जैसे अरावली है तो अरावली पढ़ेंगे, इसके बाद आती है अरावली। अरावली ऐसे करके है, ऐसे उत्तर प्रदेश, गुजरात और झारखंड वगैरह में होती हुई ये ऊपर निकल जाती है अरावली पर्वत। अरावली के बाद आएगा विंध्याचल, विंध्याचल। इसके बाद सतपुड़ा आएगा, सतपुड़ा के बाद मालवा का पठार आएगा इधर। मालवा के पठार के बाद दक्षिण की जो चोटियां हैं, अनाई मुड़ी है, दोड़ा बेटा है और बहुत सारी है। तो एक स्पेशल क्लास आगे बता देंगे, जितने भी पहाड़ खत्म होंगे उसके बाद उसमें मैप के द्वारा आपको समझा देंगे, क्योंकि जो चीज पढ़ने की अपेक्षा देखने से अधिक याद होती है। तो एक बार मैप पे मैं बता दूंगा कौन सा पर्वत कहाँ पे, कौन सी श्रेणी कहाँ पे, तो आपको दिमाग में याद हो जाएगा। क्योंकि जब अपन मूवी भी देखते हैं तो मूवी बहुत साल पहले देखी हो, 2-4 साल पहले, 8 साल पहले, तो उसका भी सीन याद रहता है, क्योंकि पढ़ने की अपेक्षा देखने का अधिक अट्रैक्शन लेता है दिमाग। तो देखने से चीजें अधिक याद होती हैं। ठीक है, तो आगे क्लास में मैप के द्वारा मैं सब बता दूंगा आपको। तो अभी पढ़ते हैं अपन अरावली के बारे में। तो सर्वप्रथम अरावली, अरावली पर्वत, ये एक तो इसका फैक्ट है, ये इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। ये अक्सर पहाड़ों में जो क्वेश्चन बनते हैं, या तो माउंट एवरेस्ट का बनेगा, या K2 का बनेगा, या फिर इसका बनेगा। इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है, 4 ऑप्शन दिए होंगे पहाड़ों के नाम, जैसे K2 दिया होगा, गॉडविनस्टन, माउंट एवरेस्ट दिया होगा, और अरावली दिया होगा, एक और एंडीज वगैरह कुछ दिया होगा। तो ये पूछेगा विश्व की सबसे पुरानी या बलित पर्वत, बलित पर्वत, विश्व की सबसे पुरानी या बलित पर्वत, ऐसे करके क्वेश्चन बनता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, अरावली। अरावली विश्व का सबसे पुराना पर्वत है, सबसे पहले अरावली हुआ। ये बलित पर्वत कैसे है, इसका आकार नहीं बदलता, स्वयं जितना था उतना ही है, उतना ही रहेगा। जैसे माउंट एवरेस्ट का अपन ने देखा था, लास्ट वाला जो उसका पार्ट था शिवालिक, तो उसका आकार बदलता रहता है, वो नवीनतम भाग है। नवीनतम मतलब कभी बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये समांतर एक ही रहेगा। ये विश्व की सबसे पुरानी या बलित पर्वत है, ये क्वेश्चन पूछता है ऐसे करके। इसका क्षेत्रफल देखते हैं। इसका क्षेत्रफल 670 किलोमीटर तक फैला है, 670 किलोमीटर तक इसका क्षेत्रफल फैला है। दिल्ली, तो ये किस किस राज्य में फैला है, तो ये बता देते हम। दिल्ली
राजस्थान, गुजरात, गुजरात में और थोड़ा झारखंड बिहार में भी आता है। तो मेन तो यही राज्य हैं 3। कौन कौन से? दिल्ली, राजस्थान, गुजरात। ठीक है। तो विश्व की सबसे पुरानी या पुरानी चट्टानों से मिलकर बनी है, पुरानी चट्टानों से मिलकर बनी है। ठीक है, ये पुरानी चट्टानों से मिलकर बनी है। सबसे पुरानी बलद पर्वत कौन सा है? तो बलद पर्वत भी अरावली है। और विश्व की सबसे पुराने पर्वत पूछा जाए तो ये अरावली है। ठीक है, ये किस किस राज्य में? दिल्ली में आता है, राजस्थान में आता है, गुजरात में आता है और थोड़ा थोड़ा आता है। तो मेन तो यही चीज है। अब दिल्ली में जो रायसेना हिल्स है, आपने पढ़ा होगा, दिल्ली की रायसेना हिल्स, दिल्ली की रायसेना हिल्स, जो दिल्ली की रायसेना हिल्स है, जिस पर क्या बना है? राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन। तो दिल्ली की जो रायसेना हिल्स किसकी है? अरावली का ही भाग है। रायसेना हिल्स अरावली का भाग है। तो अरावली का ही भाग है जो रायसेना हिल्स दिल्ली में, उस पर राष्ट्रपति भवन बना है, संसद भवन। क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है या संसद भवन है किस पहाड़ी पर बना है? तो वो बना है रायसेना हिल्स। और किसका पार्ट है ऐसे पूछे तो अरावली का। इसका टोटल क्षेत्रफल 670 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसकी एक चोटी है माउंट आबू, माउंट आबू इसकी सबसे बड़ी चोटी, सबसे बड़ी भाग या सबसे बड़ी चोटी। तो सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? माउंट आबू। माउंट आबू का एक सबसे ऊंचा पर्वत पाया जाता है अरावली पर्वत का। तो इस पर सबसे ऊंचा पर्वत, इस पर सबसे ऊंचा पर्वत पाया जाता है कौन सा? गुरु शिखर, गुरु शिखर। इसका जो वो कितनी है, ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, 22 मीटर। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा गया है कि अरावली पर्वत पर स्थित चोटी माउंट आबू की सबसे ऊंची पर्वत या सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची है। अब क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि गुरु शिखर किस श्रेणी में आता है? तो माउंट आबू में। और किस पर्वत पर आता है या किस श्रृंखला में आता है? तो अरावली में। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है। या माउंट आबू या शिखर, जो गुरु शिखर है वो कहां पर स्थित है? तो राजस्थान के। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं इसमें आगे। और क्वेश्चन क्या बनते हैं? ये है। अब क्वेश्चन इसमें बनेगा तो अरावली से कुछ नदियां निकलती हैं, इससे निकलने वाली नदियां, इससे कुछ 3-4 नदियां निकलती हैं मेन में। जैसे लूनी नदी निकलती है, कुछ नदियां निकलती हैं, जैसे लूनी नदी निकलती है, माही नदी निकलती है। ठीक है, मेन जी निकलती है पश्चिम से। जो ये पर्वत है अरावली पर्वत के पश्चिम से निकलती है। ठीक है, पश्चिम से, अरावली पर्वत के पश्चिम से निकलती है लूनी और माही नदी। ठीक है, और पूर्व से कौन सी निकलती है? इसके ये तो पश्चिम से निकलती है 2 नदी, लूनी और माही। और पश्चिम से निकलती है, पूर्व से निकलती है कौन सी नदी? बनास नदी, बनास नदी। तो ये निकलती है पूर्व से और ये निकलती है पश्चिम से, 2 नदियां। ठीक है, अब ये लूनी नदी है ना, लूनी नदी, ये कच्छ का रण कहां पर है? गुजरात में आपने पढ़ा होगा। तो कच्छ के रण में ये लूनी नदी गायब हो जाती है। तो ये कच्छ के रण में गायब हो जाती है। लिख देता हूं, कच्छ के रण में गायब। तो लूनी नदी जो है, एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अरावली पर्वत के पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है? तो लूनी और माही। और ऐसे पूछे कच्छ के रण में कौन सी नदी गायब हो जाती है? तो लूनी नदी। ठीक है, और पूर्व से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। ठीक है,
एक नदी और इससे निकलती है व्यासी नदी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्यासी नदी। ये नदी क्या है, कुछ दूर तक बहती है, उसके बाद ये गायब ही हो जाती है, उसके बाद ये गायब हो जाती है, तो इसका ज्यादा वो नहीं है। जो नदियां गायब हो जाती हैं इसे क्या कहते हैं, जैसे ये निकलती है अरावली पर्वत से, अरावली पर्वत से निकल के कुछ दूर तक बहकर ये गायब ही हो जाती है, इसे बोलते हैं द रिवर ऑफ, यहां लिख देता हूं द रिवर ऑफ। जो क्या है, वहां रेतीले भाग है, राजस्थान में ज्यादातर है, तो रेतीले भाग में ये छोटी नदी है तो ज्यादा दूर तक नहीं बह पाती, कुछ दूर जाके ये गायब हो जाती है, तो जाए बोलते हैं द रिवर इज एम्फी ठीक है, ये बोलते हैं इसे एम्फिरल। ठीक है, तो जो गायब हो जाती नदियां द रिवर ऑफ एम्फिरल बोलते हैं, वैसी नदी जो आगे चल के गायब हो जाती है। ठीक है, तो ये अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत के बारे में जितनी जानकारी ये सब लिखी है तो आप देख सकते हो, समझ में आया होगा ये, क्योंकि देखने से बहुत ज्यादा याद होता है, इतना सुनने से नहीं होता। ठीक है, तो देखते रहे। ये थी अरावली पर्वत। अब नेक्स्ट पर्वत है अपना मालवा का पठार, उसके बारे में देखते हैं। मालवा का पठार, तो मालवा का पठार क्या है, मालवा का पठार, ये पठार कहां पर है, इसका कुछ भाग मध्य प्रदेश में आता है मालवा का पठार, कुछ राजस्थान में आता है, इसका एमपी, राजस्थान, यूपी, ठीक है, ऐसे आता है। थोड़ा बहुत गुजरात में भी आता है, ठीक है, और बिहार में भी आता है। तो मेन तो एमपी और यूपी, राजस्थान, यही है मेन मालवा का पठार। ठीक है, तो ये मालवा का पठार इन क्षेत्रों में आता है। ये राजस्थान के पश्चिम की ओर पड़ता है, क्योंकि इधर राजस्थान है, इधर गुजरात है, ठीक है, उधर एमपी है। ठीक है, तो इसके पश्चिमी ओर इधर गुजरात तक है, तो इसके पश्चिमी ओर आता है। ठीक है, यह इसका निर्माण कैसे हुआ है, इस पर्वत का ज्वालामुखी से। इसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ। और ज्वालामुखी से कैसे, जैसे आपने देखा होगा फोटो में या किसी वीडियो में कि जब ज्वालामुखी आता है तो जैसे यह पृथ्वी है अपनी, यह पृथ्वी है, तो ज्वालामुखी यहाँ से जैसे पृथ्वी में हल्की परत पाई गई तो यहाँ से फटना, क्योंकि ज्वालामुखी इतना गर्म होता है, इतना गर्म, इतना ज्यादा गर्म होता है कि जब निकलता है तो लाल ही लाल दिखता है, उसमें लावा कुछ धातुएं भी होती हैं, वहीं से धातुएं, तो जैसे ये निकलेगा तो ऐसे जमा होता जाएगा इधर को ऊंचा ऊंचा, तो एक पठार सा जम जाता है, पठार सा बन जाएगा। जैसे भारत में कुछ धातुएं प्राप्त होती है, मैग्नीज, बॉक्साइट, वो इन्हीं से निकाली जाती है, क्योंकि ये करोड़ों साल पहले जब भूकंप ये आते हैं ज्वालामुखी और आते हैं तो इनसे जो निकलता है नीचे से लावा वगैरह धातुएं, तो ये जम जाती है, जम के धीरे धीरे ये एक कठोर पदार्थ बन जाता है जो पृथ्वी पर जमा रहता है। तो इनको खोज की जाती है, उनके बाद इनसे कोई धातु जैसे बॉक्साइड हो गई या अलग अलग मैग्नीशियम वगैरह, एल्यूमिनियम वगैरह, इनसे निकाल के और कुछ विधियों द्वारा इन्हें शुद्ध कर लिया जाता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी चट्टानों से ये बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद आता है, इससे कुछ नदियां भी निकलती हैं, तो इससे नदियां जैसे चंबल नदी निकलती है, इससे चंबल नदी वैसे कहां से निकलती है, इससे चंबल नदी, चंबल हुआ बेतवा नदी निकलती है। ठीक है, तो चंबल व बेतवा नदी से निकलती है। चंबल नदी, क्वेश्चन चंबल नदी से बहुत बनते हैं, ऐसी कौन सी नदी है जो बेहड़ों का निर्माण करती है या गड्ढों का निर्माण करती है, क्वेश्चन ऐसा काफी, जैसे पुलिस में, एमपी पुलिस में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और भी एग्जाम नदियों से आता है तो इससे पूछ लेता है। ठीक है, तो बेहड़ का निर्माण चंबल नदी करती है, गड्ढों का निर्माण भी चंबल नदी करती है। तो चंबल नदी निकलती कहां से है, चंबल नदी निकलती है
इंदौर में एक पहाड़ी है जानापाव। तो इंदौर की जानापाव पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी। ठीक है, इंदौर कहाँ पर स्थित है, तो मालवा के पठार पे स्थित होगा फिर तो इंदौर। जब इंदौर की जानापाव पहाड़ी से ये निकलती है तो ये पहाड़ी भी और इंदौर भी मालवा में पठार पे स्थित होगा। ठीक है, बेतवा निकलती है रायसेन जिले से, मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में इंदौर। ठीक है, और रायसेन जिला ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो चंबल नदी निकलती है इंदौर की जानापाव पहाड़ी से, और रायसेन निकलती है बेतवा नदी निकलती है रायसेन से, यहाँ भी एक पहाड़ी है उससे निकलती है। ठीक है, वो भी मालवा के पठार पर है। तो ये बेसिक जानकारी है। इसके बाद यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी, सर्वाधिक काली मिट्टी यही पाई जाती है मालवा के पठार पर। तो मालवा का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है, तो इसलिए मध्य प्रदेश में भी सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, काली मिट्टी। ठीक है, तो काली मिट्टी में कौन सी फसल होती है, कपास होता है, मूंगफली होती है, क्योंकि इसका भाग गुजरात में भी है। तो गुजरात में मालवा का पठार है तो उसमें भी काली मिट्टी होगी, तो उसमें मूंगफली भी होती है, सागौन भी होती है। इसलिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किस वृक्ष पाए जाते हैं, सागौन के। ठीक है, भारत में साल के, और मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है सर्वाधिक, काली मिट्टी, और भारत में जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये मध्य प्रदेश पुलिस के लिए इंपोर्टेंट है, काली मिट्टी। और पूछ लेता है भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो ये था मालवा का पठार, जो जानकारी थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अगला इसके बाद नीचे चलते जाएंगे ऊपर से उत्तर से दक्षिण की ओर। तो अगला है इसमें विंध्याचल। तो विंध्याचल को पढ़ते हैं। तो दोस्तों मालवा का पठार देगा, उससे निकलने वाली नदियां, उस पर कौन सी मिट्टी कौन सी फसल ज्यादातर होती है। ठीक है, तो मेन दो नदियां थी, चंबल बेतवा। चंबल इंदौर की जानापाव पहाड़ी से, और बेतवा निकलती है रायसेन के कुमरा गांव से। जो कुमरा गांव है वहां पे एक पहाड़ी है, उससे निकलती है बेतवा नदी। ठीक है, तो अब देखते हैं अगली पहाड़ी विंध्याचल। यह भी इंपोर्टेंट है, विंध्याचल। इसका भी कुछ भाग जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात में पाया जाता है। ऐसे करके ये पहाड़ी ऐसे करके दी है। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे ऐसे दी है सतपुड़ा की पहाड़ी। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत है, तो ये झारखंड, जैसे मैंने बताया, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में इसका भाग देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसका क्षेत्रफल कहाँ तक फैला है। क्षेत्रफल मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, थोड़ा बहुत गुजरात में भी है, ऐसे करके इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। ठीक है, यह अब इसका निर्माण कैसे हुआ, परतदार चट्टानों से। अब परतदार चट्टानें कैसे होती हैं, जैसे मध्य प्रदेश में एक शहर है जबलपुर, तो जबलपुर में सफेद संगमरमर पाया जाता है। भेड़ा घाट आपने सुना होगा, जहाँ नर्मदा नदी ऊंचाई से गिरती है, तो उसे दुग्ध धारा बोलते हैं, जो जबलपुर के पास में ही पड़ता है। ठीक है, तो उसे दुग्ध धारा बोलते हैं। दुग्ध धारा कैसे दिखती है, जैसे ऊंचाई से पानी गिरता है तो वहाँ सफेद संगमरमर है भेड़ा घाट जगह पे, तो सफेद संगमरमर के कारण वह पानी सफेद दिखाई देता है, इसलिए उसे दुग्ध धारा बोलते हैं। तो वह परतदार चट्टानों से यहीं से जाता है सफेद संगमरमर, और भी पत्थर यहीं से निकाले जाते हैं। ठीक है, विंध्याचल से। अब विंध्याचल का जो पठार है, यह पठार, ये इंपोर्टेंट टॉपिक, इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, विंध्याचल से बनेगा। तो यह पठार उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को अलग करता है। यह उत्तरी भारत ऊपर वाला पार्ट और दक्षिणी भारत नीचे वाला पार्ट। तो ये जो विंध्याचल पर्वत आता है वो बीचा बीच में आता है, तो इस प्रकार से ये होता है। ठीक है, तो जैसे ये भारत है, पूरा भारत जैसे मैंने बना दिया, ये भारत है, ये भारत है, तो यहाँ से निकली है ये विंध्याचल श्रेणी। ठीक है, यहाँ विंध्याचल श्रेणी है, इसके नीचे जस्ट सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा। तो सतपुड़ा, और क्वेश्चन एक इंपोर्टेंट और बनता है कि सतपुड़ा और विंध्याचल, सतपुड़ा
और विंध्यांचल। सतपुड़ा और विंध्यांचल के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा जैसे यहाँ है जबलपुर, मध्य प्रदेश का जबलपुर जैसे ये है, यहाँ है अमरकंटक पहाड़ी, वहां से निकलती है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, तो 4-5 नदियां हैं, उन्हें मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बता दूंगा। जब नदियां पढ़ेंगे तो वो बता दूंगा, फिर ट्रिक के माध्यम से और अच्छी तरह समझा दूंगा। तो नर्मदा नदी, मेन क्वेश्चन ये बनता है कि नर्मदा नदी कहाँ बहती है? तो सतपुड़ा और विंध्यांचल के बीच में। ऑप्शन 4 दिए होंगे, चाहे 2-2 पहाड़ियों के, तो ये बनेगा सतपुड़ा और विंध्यांचल के बीच में नर्मदा नदी। ठीक है, तो यह विंध्यांचल, इसका क्षेत्रफल यहाँ फैला है, ये पर्वतदार चट्टानों से है, यह उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ से यहाँ पर सतपुड़ा और विंध्यांचल के बीच में नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। विंध्यांचल हो गया, विंध्यांचल के बाद मैकाल का पठार। मैकाल का पठार आएगा उससे नीचे। तो दोस्तों विंध्यांचल पढ़ा, इसके बाद आएगा मैकाल का पठार। मैकाल का पठार, तो मैकाल का पठार विंध्यांचल था, उससे थोड़ा नीचे चलेंगे तो मैकाल का पठार। यह मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, क्योंकि ऊपर झारखंड था, नीचे छत्तीसगढ़ है। जैसे मैंने पिछली वीडियो थी फर्स्ट सेकंड पार्ट, उसमें मैप बताया था, पूरे स्टेट वाइज समझाया था, तो उसमें आप देख लेना। और मैप बनाना जरूरी है। मैप जितना जल्दी बनाना सीख जाओगे, इंडियन ज्योग्राफी उतनी जल्दी आपकी क्लियर होगी। कौन सा स्टेट कहाँ पर है, कहाँ पर किस कंट्री की बाउंड्री लगती है। तो इस प्रकार से मैप देखते रहे, बनाते रहे और उसमें स्टेट्स फिल करते रहे, तो ज्यादा जल्दी आपको आसानी होगी पढ़ने में। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में मालवा का पठार है। ठीक है, और भी राज्यों में तो मेन तो यही दोनों राज्य है। ठीक है, अब इस पे ये है सतपुड़ा, जैसे मैंने अभी बताया था, सतपुड़ा की पहाड़ी। तो सतपुड़ा की पहाड़ी किसमें आती है? मैकाल में। विंध्यांचल अलग थी, उससे नीचे सब मैकाल पठार है। मैकाल के पठार में सतपुड़ा की पहाड़ी आती है। और सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है? अपनी जबलपुर में। जबलपुर, ये जबलपुर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो सतपुड़ा की पहाड़ी जबलपुर में सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ी पर एक पहाड़ है या एक श्रेणी है अमरकंटक। ये कहाँ पड़ती है? अमरकंटक। सतपुड़ा की पहाड़ी का ये एक भाग है अमरकंटक। अमरकंटक एक पहाड़ है, ये पड़ता है जबलपुर में। ठीक है, तो जबलपुर में पड़ता है, इससे नदियां निकलती हैं, इससे कुछ नदियां निकलती हैं। जैसे इससे पूछ लिया, मैकाल के पठार से पूछ ले या अमरकंटक से, क्योंकि इसके ये पार्ट है, कहीं से भी पूछ ले तो याद हो। पहली निकलती है नर्मदा नदी, दूसरी निकलती है सोन नदी, और तीसरी निकलती है जोहिली नदी। ठीक है, तो ये 3 नदी निकलती हैं, नर्मदा, सोन, जोहिली। तो जैसे अपने देखा ये अमरकंटक का पठार है, यहाँ करके ऐसे कुछ पठार है यहाँ। तो ये हो गया, जैसे ये दिशा अपन ऐसे देखते हैं, ये ईस्ट है, पूर्व, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये कौन सा? पश्चिम। ठीक है, तो ज्यादातर नदियां बहती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, ज्यादातर नदियां, कुछ 4-5 नदियां हैं जो बहती हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। क्वेश्चन भी बनता है कि 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक नदी उल्टी बहने वाली होगी, तो उसमें पूछेगा कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, तो जैसे ये पहाड़ी है इसकी अमरकंटक की, तो अमरकंटक के क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, अमरकंटक के पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी किससे निकलती है? अमरकंटक के पश्चिम से। ठीक है, ये पश्चिम है, तो नर्मदा नदी अमरकंटक के पश्चिम से। अमरकंटक के उत्तर से निकलती है सोन नदी, जो बिहार होते हुए आगे चल के गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो पश्चिम से, उत्तर से पूछे तो सोन नदी, पश्चिम से पूछे नर्मदा नदी, और दक्षिण से पूछे तो जोहिली नदी। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। ये अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, इंपोर्टेंट नदियां हैं, पूछ लेगा उत्तर से कौन सी निकलती है, पश्चिम से कौन सी निकलती है, और दक्षिण से कौन सी निकलती है। तो ये मैकाल पर्वत है। ठीक है, मैकाल का पठार, इसमें जो नदियां निकलती हैं इस प्रकार है, और इसमें एक नदी और निकलती है दक्षिण से ही, इंपोर्टेंट नदी है, क्योंकि इसका पार्ट
छत्तीसगढ़ में भी है और भी जगह। तो इसमें दक्षिण से पूछता है एक नदी और निकलती महानदी, दक्षिण से महानदी और निकलती इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये 3-4 नदी निकलती हैं इससे, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात पूछे तो ये तीनों मध्य प्रदेश से निकलती है, ये दूसरे स्टेट से निकलती है, ठीक है, महानदी। तो इस प्रकार ये मैकाल का पठार है, ठीक है। ये पठार थे बेसिक। अब इससे आगे दक्षिण में और चलते जाएंगे, ये उत्तर से दक्षिण की ओर चल रहे हैं, जितने पठार मिलते जा रहे हैं सबको पढ़ते जा रहे हैं और आपकी ये सब समझ में आए होंगे। और मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि और एक चीज और, हमेशा उन लोगों से बचें जैसे पड़ोसी है या जो आपको ज्यादा सपोर्ट करते हैं उन लोगों से, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं आपका। इतना सपोर्ट करेंगे क्योंकि आज हम तैयारी कर रहे हैं, मैंने फीलिंग किया है ऐसा, क्यों आज हम तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करते करते 1-2 साल हो गई अपन को, 1-2 साल जैसे कि हमको हुई, तो वो ज्यादा सपोर्ट करने वाले, ज्यादा चाहने वाले वही पूछेंगे क्यों, क्या हुआ, ये एग्जाम दिया, वो एग्जाम दिया। तो आप, क्योंकि उन्हें पता है इनका कुछ नहीं हुआ, तो भी मजे लेने के लिए पूछेंगे आपसे, क्यों वो एग्जाम दिया, क्या हुआ उसमें। तो आप क्या है, नीचे सर करके चले जाओगे। तो हमेशा ऐसे लोगों से बचें और ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि ऐसे लोगों के सुनेंगे तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा व्यवधान डालते हैं, अपने लक्ष्य की ओर जाने में रुकावट पैदा करते हैं। क्योंकि अपना माइंड वैसे भी डिप्रेशन में रहता है पहले से, क्योंकि जॉब लग नहीं रही, भर्ती भी आ नहीं रही, और वो और ऊपर से प्रेशर देने में लगे रहते हैं। ऊपर से घर वालों से बोलेंगे, ये 2-3 ईयर से तैयारी कर रहा है, ग्वालियर इंदौर, अभी कुछ हुआ नहीं, ये नहीं, हमारा बच्चा ऐसा अभी से कमा रहा है, वहां कर रहा है, ये कर रहा है। तो वो ये सोचते हैं कि ये भी प्राइवेट करें। वो मेन उनका मकसद क्या रहता है, इनको मार्ग से भटकाना। तो मार्ग से नहीं भटकाया ना, भटकना है, क्योंकि लक्ष्य मैंने पहले ही बताया अर्जुन के जैसा होना चाहिए। सिर्फ उस चिड़िया की आंख, उसको देखो, बाहर बहुत सी वातावरण में बहुत मिलेंगे तुम्हें रोकने वाले, टोकने वाले, तो उनको देखना नहीं है, ठीक है, उनको सुनना नहीं है। बस अपना मकसद का ध्यान रखो, लक्ष्य रखो, क्योंकि मंजिल आसानी से नहीं मिलती। यदि मंजिल, आपने देखा हो कहीं आप दावत में या नौता खाने जाते, बफर लगा होता है, तो कुछ चीजें फेमस होती हैं, तो उसमें भीड़ होती है। तो भीड़ हो रही होगी ज्यादा, जैसे चाट, जैसे चीला वगैरह या गोलगप्पे वगैरह, भीड़ इतनी होती है कि वहां कुछ नहीं मिल पाता। तो वहां तुम भीड़ में 2-4 मिनट या 10 मिनट खड़े रहोगे, तब वो चीज मिलेगी, तो उसको खाना। और वो अलग लगा हो, जैसे ही गए और हाल मिल गया तो उसको खाना, तो उसमें बहुत अंतर होगा। क्योंकि जो चीज आसानी से मिलती है ना, उसकी कदर नहीं होती लोगों को। इसलिए वहां से फीलिंग समझ में आती है कि जो चीज उतनी कठिनाई से हाथ ऊपर करके ऐसे दौड़ना, पत्तल पकड़ के वहां से निकलना, और वो चीज आप पूरी तरह खा लोगे और आसानी से मिल गई, गए ले आए, तो उसे थोड़ा खाओगे, अरे फिर ले लेंगे, वहां क्या भीड़ हो रही है। तो कहने का मेरा मोटिव यही है, मकसद यही है कि जो भी काम कर रहे हो ध्यान से करो, लगन से करो। और क्योंकि मंजिल इतनी आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि मंजिल या जो काम कर रहे हो इतनी आसानी से मिल जाए तो आदमी मेहनत करे ही ना, और ना इतना आगे सोचे। तो मेरा कहने का यही मकसद है, मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें, लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए। जो भी आपके सामने बहकावे वाले आ रहे हैं उनको ध्यान में ना रखें, क्योंकि बहुत से लोग मिलते हैं वातावरण में। क्योंकि जिंदगी में सफलता इतनी आसानी से मिल जाए ये हो नहीं सकता, क्योंकि सफलता के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। और आप मेहनत करते रहें, आप लगे रहोगे तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ये सही बात है, किसी ने भी कहा है, ठीक है। तो आज का लेक्चर ये था, आपके पहाड़ बहुत समझ में आए होंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ये पहाड़ों पर ही। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। और कोई भी टॉपिक पर आपको वीडियो की जरूरत हो तो आपको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, तो आपके लिए वीडियो अवेलेबल कराएंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।